ज़ूओफ्लैजिलेट्स। सबसे पहले हेडिंग बना लें हैबिट, कि ये ज़ूओफ्लैजिलेट्स की हैबिट या नेचर क्या होती है। तो ज़ू मीन एनिमल, फ्लैजिलेट्स मीन कि इनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होगा। सबसे पहले ये पेज नंबर आप पढ़ रहे हैं 101, चैप्टर नंबर 7 का। तो ज़ूओफ्लैजिलेट्स हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हेडिंग बनाएं हैबिट। These protists are mostly unicellular. A few are colonial organisms with spherical or elongated bodies with a single central nucleus. ये जो प्रोटिस्ट हैं जिनका नाम ज़ूओफ्लैजिलेट्स है, ये अमूमन यूनिसेलुलर होते हैं, यानी अलग अलग वन सेल की फॉर्म में रहेंगे, कुछ कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहेंगे। कॉलोनीज़ कहते हैं जब बहुत सारे सेल मिलके इकट्ठे रहना शुरू कर दें। कुछ जो हैं स्पेरिकल का मतलब है गोल होंगे और कुछ जो हैं इलोंगेटेड होंगे और इनके अंदर सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। दे पोजेस 1 to many लॉन्ग विप लाइक फ्लैजेला। विप लाइक मीन हंटर लाइक, इनके अंदर एक हंटर की तरह, जिसको उर्दू में चाबक बोलते हैं, तो हंटर लाइक इनमें फ्लैजेला होता है। दैट इनेबल्स देम टू मूव। फ्लैजिलेट्स मूव rapidly, pulling themselves forward by lashing flexible flagella. तो that are usually located at the interior side. इनका जो सिंगल फ्लैजेला होता है वो इनके अगली साइड पे बॉडी के लोकेटेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है और लैशिंग मीन लहराने वाला, मूव करने वाला, और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें लचक होती है। तो ये हो गया इसकी हैबिट के बारे में। नेक्स्ट आप हेडिंग बना लें न्यूट्रिशन, कि अपनी खुराक ये किस तरह से हासिल करेंगे। तो फ्लैजिलेट्स ऑब्टेन देयर फूड आइदर बाय इंजेस्टिंग लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म। इंजेस्ट का मतलब है इनटेक, यानी मोस्टली जो ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैं वो अपनी खुराक किस तरह से लेंगे, या तो ज़िंदा जानवरों को या मुर्दा जानवरों को खाएंगे, और बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, या डेड बॉडीज़ की डिकम्पोजिशन के नतीजे में ये अपनी खुराक लेंगे। आगे हेडिंग बना लें आप सेकेंड लाइन में, मोड ऑफ लिविंग, रहेंगे कैसे। तो दे में भी फ्री लिविंग, सिम्बियोट्स और पैरासाइट। तो ज़ूओफ्लैजिलेट्स 3 तरह से रहेंगे, या तो ये फ्री लिविंग नेचर होगी, या सिम्बियोटिक एसोसिएशन की फॉर्म में रहेंगे, या फिर ये जो हैं पैरासिटिक फॉर्म में रहेंगे। ट्राइकोनिम्फॉज आर कॉम्प्लेक्स specialized flagellates with many flagella which live as symbionts in the gut of termites and help in the digestion of dry wood. तो यहाँ नंबर 1 हेडिंग बना लें, मोड ऑफ लिविंग का नंबर 1 पॉइंट सिम्बियोट्स। तो सिम्बियोट्स की बेस्ट एग्जांपल क्या है, ट्राइकोनिम्फाज ऐसे ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैं जो टर्माइट यानी दीमक की गट में रहेंगे, दीमक की आंत में या गट में रहेंगे, और उस दीमक को आपको पता है कि दीमक क्या करती है, ड्राई वुड को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी इसमें है। तो दीमक इसी वजह से वुड को डाइजेस्ट कर लेती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ट्राइकोनिम्फॉज या ज़ूओफ्लैजिलेट्स मौजूद हैं जो कि उसको लकड़ी को हज़म करने में मदद देंगे। नेक्स्ट नंबर 2 पे आप हेडिंग बनाएं पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स। तो पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स में कौन कौन से फ्लैजिलेट्स शामिल हैं। दे कॉजेज डिजीजेज, फॉर एग्जांपल ट्राइकोपेनोसोमा इज़ अ ह्यूमन पैरासाइट काजिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि विच ऑर्गेनिज्म काजिज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये एक बीमारी है, अफ्रीका में बहुत कॉमन है, जिसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो कई साल सोया रहता है, जैसे कोमा में चला जाता है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म की मदद से होती है जिसका नाम है ट्राइपेनोसोमा। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड जीजी फ्लाई। ये TSE लिखा हुआ है, इसको जीजी पढ़ेंगे, यानी एस साउंड के साउंड टी साइलेंट है। तो ट्राइपेनोसोमा जो है ये किस ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए फैलता है। ये खास किस्म की मक्खी होती है जिसका नाम जीजी फ्लाई है, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। उसके काटने से जब वो किसी इंसान को काटती है तो ट्राइपेनोसोमा को ये ट्रांसमिट करती है। ऊपर डायग्राम में कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं। ज़ूओफ्लैजिलेट्स ट्राइकोनिम्फाज है ए डायग्राम में, और बी में दिखाया गया है ट्राइपेनोसोमा विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ये बी में ये ट्राइपेनोसोमा। तो ए में ट्राइकोनिम्फाज हैं और बी में ट्राइपेनोसोमा लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे हेडिंग बनेगा क्वानोफ्लैजिलेट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। क्वानोफ्लैजिलेट्स आर सिसाइल, मेरीन और फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट्स। सिसाइल का मतलब है साकिन, मेरीन समुंदर के पानी में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी ये फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं।
which are attached by a stalk and their single flagellum is surrounded by a delicate collar। ये अगर आप डायग्राम में देखें तो इसकी बॉडी के अंदर एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजेलम मौजूद है और नीचे इसका स्टाक या डंडी मौजूद है, जिसकी मदद से ये सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच रहते हैं। इसी वजह से इनको सिसाइल ऑर्गेनिज्म कहा गया है। सिसाइल मीन अनएबल टू मूव, यानी साकिन, हरकत नहीं कर सकते। अलबत्ता इनकी बॉडी के अंदर ये जो फ्लैजेलम मौजूद है ये पानी के अंदर मूव करेगा, जो इनको कॉलर के ऊपर फ्लैजेलम मौजूद है। बजाते खुद ये सिसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे। Flagellates which are attached by a stalk and their single flagellum is surrounded by a delicate collar. They are of special interest because of their striking resemblance to collar cell in sponges. Resemblance का मतलब है similar, तो ये स्पॉन्जिस फाइलम पोरिफेरा के जानवरों के साथ इनकी काफ़ी सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉलर है वो आप अगर देखें तो ये जस्ट लाइक स्पॉन्जिस की तरह लग रहा है। तो ये डायग्राम है क्वानोफ्लैजिलेट्स की, ये पेपर में अक्सर आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है सिलिएट्स। सिलिएट्स किस किस्म के जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं? सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे आप हैबिट, इनकी नेचर क्या है, और हैबिट में आपने 2 पॉइंट्स बनाने हैं। नंबर 1 पॉइंट आप बनाएंगे मोटाइल सिलिएट्स, यानी वो सिलिएट्स जो हरकत करेंगे। जाहिर है इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या होगा, वो सीलिया होगा। तो सिलिएट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद अ फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कॉल्ड अ पेलिकल, तो सिलिएट्स के अंदर जो एक आउटर कवरिंग है, फ्लेक्सिबल इलास्टिक नेचर है, जिसका नाम क्या है, पेलिकल। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। दैट गिव्स दम ए डेफिनेट बट चेंजेबल शेप, जिसकी वजह से यानी आउटर कवरिंग की वजह से इनकी शक्ल हमेशा चेंज होती रहेगी। तो इनकी कोई इन पैरामीशियम द सर्फेस ऑफ द सेल इज कवर्ड विद सेवरल थाउजेंड्स फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। तो सिलिएट्स, मोटाइल सिलिएट्स की जो बेस्ट एग्जांपल है वो पैरामीशियम है। आपको पता है कि पैरामीशियम की शक्ल जो है वो स्लीपर शू की तरह होती है। स्लीपर शेप होता है यानी शू शेप होता है, जैसे जूते की शक्ल होती है। और इसके अंदर चारों तरफ बॉडी के ये देखें छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया। तो सीलिया की मदद से पैरामीशियम जो है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। द सीलिया बीट इन सच अ precisely coordinated fashion that the organisms can forward and can backward and turn around। तो प्रिसाइजली का मतलब है बहुत ही मोहतात तरीके से, बहुत ही ठीक तरीके से, यानी इनके अंदर इतना रब्त है, कोऑर्डिनेशन है सीलिया के अंदर, कि वो इस तरह से मूव करेंगे कि ऑर्गेनिज्म या आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड पीछे की तरफ या टर्न अराउंड मुड़ जाएगा। तो मोटाइल सिलिएट्स जो हैं ये इनकी बेस्ट एग्जांपल पैरामीशियम आपने पढ़ी। इनकी बॉडी के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं, और तमाम सीलिया कोऑर्डिनेशन के तरीके से जानवर को हरकत करने में मदद देते हैं। आगे नंबर 2 हेडिंग आप बना लें नॉन मोटाइल सिलिएट्स, यानी ये वो सिलिएट्स हैं जो हरकत नहीं करेंगे। सम सिलिएट्स आर सिसाइल, कुछ सिलिएट्स जो हैं ये सिसाइल हैं यानी साकिन हैं, अनएबल टू मूव, हरकत नहीं कर सकते, एंड रिमेन अटैच टू अ रॉक और अदर सरफेस एंड देयर सीलिया सेट अप वाटर करंट्स दैट ड्रॉप फूड टूवर्ड्स दैम। तो सीलिया ये जो है, सीलिया तो इनके अंदर मौजूद हैं लेकिन ये किसी भी रॉक या सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होंगे। इनके सीलिया सिर्फ पानी की मदद से इनको खुराक इकट्ठी करने में मदद देंगे। मोस्ट सीलिएट इंजेस्ट बैक्टीरिया और अदर टाइनी प्रोटिस्ट या छोटे छोटे प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स को इनटेक करेंगे, खाएंगे। आगे हेडिंग बना लें सेल स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको पता है कि तमाम प्रोटोक्टिस्टा किंगडम आप पढ़ रहे हैं, इसके तमाम जानदार क्या हैं, ये यूकैरियोटिक हैं। तो जब सेल स्ट्रक्चर की बात आएगी तो फिर हम यही कहेंगे जो सिलिएट्स हैं ये भी क्या है, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का यह मेन फीचर है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होंगे। तो सेल स्ट्रक्चर का हेडिंग बनाएं। वाटर रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर सिलिएट्स इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशल ऑर्गेनेली कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसकी मदद से तमाम सिलिएट्स के अंदर वाटर रेगुलेशन होती है, यानी वाटर का बैलेंस मेंटेन रहता है। वाटर इनकी बॉडी के अंदर
कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा। सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोआन्स इन हैविंग टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ आप हेडिंग भी बना सकते हैं काइंड ऑफ न्यूक्लियाई। तो सिलिएट्स की ये प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर दो तरह का न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस जिसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे और दूसरा बड़ा न्यूक्लियस जिसका नाम है मैक्रो न्यूक्लियस। वन और मोर स्मॉल डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियाई दैट फंक्शन इन सेक्सुअल प्रोसेस। तो सबसे पहले हेडिंग बनाए माइक्रो न्यूक्लियाई। नाम से ही जाहिर है कि ये छोटा न्यूक्लियस होगा और इसका फंक्शन किस में है, सेक्सुअल प्रोसेस में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड अ लार्ज पोलीप्लाइड मैक्रो न्यूक्लियस। दूसरा न्यूक्लियस कौन सा है, मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो मीन लार्ज। इसका फंक्शन क्या है, दैट कंट्रोल्स सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। तो माइक्रो न्यूक्लियाई सेक्सुअल प्रोसेस में हेल्पफुल है, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस या बड़ा न्यूक्लियस सेल मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। मोस्ट सिलिएट्स आर कैपेबल ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड कंजुगेशन। तो कंजुगेशन का आप हेडिंग बना सकते हैं। जो सिलिएट्स हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, कॉन्जुगेशन के तरीके से। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन टू इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल। ये चैप्टर नंबर 6 में भी आपने पढ़ा है कि कॉन्जुगेशन क्या होती है। ये देखें, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में दो पैरामीशियम, ये एक पैरामीशियम ये दूसरा पैरामीशियम कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ गए हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, और इनका जेनेटिक मटेरियल ये एरो की मदद से जाहिर हो रहा है कि ए का बी में जा रहा है और बी का ए में जा रहा है। तो बेसिकली ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का तरीका है जिसको कंजुगेशन भी कहेंगे, ये मेंशन है। तो सिलिएट्स के अंदर, पैरामीशियम के अंदर ये बहुत कॉमन है। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, कंजुगेशन के तरीके से। नेक्स्ट जो ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप, उसका नाम है फोरामेनिफेरॉन्स एंड एक्टिनोपोड्स। तो यहाँ आप इंट्रोडक्शन हेडिंग भी बना सकती हैं या जस्ट पॉइंट बना लें। दीज मेरीन प्रोटोजोन्स प्रोड्यूसेस सेल और टेस्ट ऑफ फोरामेनिफेरॉन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम वेयर दोज ऑफ एक्टिनोपोड्स आर मेड अप ऑफ सिलिका। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो शेल है वो फोरामेनिफेरॉन्स का कैल्शियम से मिलके बना हुआ है, जबकि एक्टिनोपोड्स का सीलिया से मिलके बना हुआ है। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी शेल के अंदर डिफरेंस है। शेल और टेस्ट कंटेन पोर्स। शेल का दूसरा नाम टेस्ट है। इसके अंदर पोर्स होंगे थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कैन बी एक्सटेंडेड। ये देखें, ये फोरामेनिफेरॉन्स और एक्टिनोपोड्स के ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। इसकी बॉडी के अंदर पोर्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी मदद से साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शंस मीन बाहर निकल आएगा थ्रेड की फॉर्म में। बाहर एक्सटेंड मीन प्रोजेक्शंस कैन बी एक्सटेंडेड मीन के साइटोप्लाज्म की जो थ्रेड लाइक फॉर्म में ये बाहर की तरफ निकल आएगा। दीज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस फॉर्म अ स्टिकी इंटरकनेक्टेड नेट। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं या आउट ग्रोथ्स हैं, ये स्टिकी चिपकने वाली इंटरकनेक्टेड नेट, एक इस किस्म की नेट बना देंगे जो आपस में जुड़ा हुआ होगा। दैट इंटेंगल्स प्रे, जो प्रे को या शिकार को जकड़ लेगा, कैप्चर कर लेगा। यानी ये स्टिकी सिक्रीशंस होंगी जो शिकार को पकड़ने में मदद देंगी। डेड फोरामेनिफेरॉन्स सिंक टू द बॉटम ऑफ द ओशन वेयर देयर शेल्स फॉर्म अ ग्रे मड दैट इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चॉक। यहाँ हेडिंग बना लें चॉक फॉर्मेशन। तो चॉक जो है, जो कॉमनली यूज़ होता है, वो किस तरह से बनता है, जितने भी फोरामेनिफेरॉन्स के जानवर हैं जब वो मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ समुंदर की तह में जाके सेटल्ड हो जाती हैं और सदियों बाद वो कन्वर्ट हो जाती हैं चॉक में। फोरामेनिफेरॉन्स ऑफ द पास्ट हैव क्रिएटेड वास्ट लाइमस्टोन डिपॉजिट्स। इस तरह से समुंदर के अंदर जो लाइमस्टोन या चूने के पत्थर या चॉक के जो ज़खायर मिलते हैं वो इसी तरह से बनते हैं कि डेड फोरामेनिफेरॉन्स जिनके शेल जो हैं वो कैल्शियम से मिलके बने हुए हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो समुंदर की तह में जाके सेटल्ड हो जाएंगे और सदियों बाद उनकी बॉडी जो है वो लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डायग्राम्स में आप देखें, फोरामेनिफेरॉन्स डिफरेंट काइंड्स के बने हुए हैं। ये ख़ास तौर पे बी डायग्राम में इनके पोर्स काफ़ी जो हैं ये विजिबल हैं और ये ग्लासी शेल्स हैं सी में, जैसे शीशे की तरह चमकदार। नेक्स्ट पेज नंबर 104। पांचवा जो ग्रुप है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का, वो है एपीकॉम्प्लेक्सन्स। सबसे पहले हेडिंग बना लें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपीकॉम्प्लेक्सन्स। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले एपीकॉम्प्लेक्सन्स आर
are a large group of parasitic protozoa, some of which causes serious diseases such as malaria in humans. तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है इनकी पैरासिटिक प्रोटोजुआ। क्योंकि ये पैरासिटिक प्रोटोजुआ हैं लिहाजा ये इंसानों में या मुख्तलिफ एनिमल्स में बीमारियां भी फैलाएंगे। ख़ास तौर पे इंसानों में जो मलेरिया की बीमारी है वो इस पैरासिटिक प्रोटोजुआ या एपीकॉम्प्लेक्सेंस की मदद की वजह से आएगी। नंबर 2 प्रॉपर्टी, एपीकॉम्प्लेक्सेंस लैक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन। इनके अंदर हरकत करने का कोई भी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। दे लैक लोकोमोटरी ऑर्गन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नंबर नेक्स्ट, अगर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है तो किस तरह से मूव करेंगे? दे कैन मूव बाय फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग का मतलब है बेंडिंग, मुड़ना, स्लिप डाउन होना, तो बेंड होके ये मूव करेंगे। नंबर 3, एट सम स्टेज इन देयर लाइफ्स दे डेवलप अ स्पोर। तो स्पोर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तीसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर या इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में या लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज पे स्पोर की फॉर्मेशन कर लेंगे। स्पोर क्या है? अ स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट होस्ट। और ये जो है स्पोर की फॉर्म में एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैनी एपीकॉम्प्लेक्सेंस स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वन होस्ट एंड पार्ट इन डिफरेंट होस्ट स्पीशीज़। इसका नंबर 4 हेडिंग बना लें, होस्ट स्पेसिफिक। मीन्स के एपीकॉम्प्लेक्सेंस आर होस्ट स्पेसिफिक इन देयर नेचर। तो जो इनका होस्ट होगा उसी के अंदर ये पैरासिटिक फॉर्म में रहेंगे, उसी के अंदर ये बीमारियां फैलाएंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट या प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया की बीमारी किस जरासीम की मदद से होगी? ये होगी प्लाज्मोडियम। और मलेरिया आपको पता है कि जब ये फीमेल इनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है, किसी भी इंसान को काटती है जिसके अंदर ये जर्म्स होंगे, तो वो इंसान का खून जब सक करेगी तो उसके अंदर ये ट्रांसमिट कर देगी। नेक्स्ट देखें प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम द एपीकॉम्प्लेक्सेंस दैट कॉजेज, यहाँ हेडिंग बना लें प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या है? द एपीकॉम्प्लेक्सेंस दैट कॉजेज मलेरिया एंटर्स ह्यूमन ब्लड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल इनोफिलीज मॉस्किटो। यानी जब कोई भी इनोफिलीज जीनस है, इस जीनस की मादा मच्छर फीमेल इनोफिलीज मॉस्किटो, यानी इनोफिलीज मच्छर जो कि फ़ीमेल होगा, जब वो किसी भी इंसान को काटेगा और काटने के नतीजे में उसके खून को सक करेगा, तो ये नंबर 1 पॉइंट देखिए, मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजोइट्स। यानी मॉस्किटो अपने मुंह सलाइवा में थूक के ज़रिए जो चीज़ इंसानी खून में दाखिल कर रही है उसका नाम है स्पोरोजोइट्स। ये कैसे एंटर होगा ह्यूमन बॉडी में? जब कोई भी फीमेल इनोफिलीज मॉस्किटो इंसान को बाइट करेगी, बाइट करने या काटने के नतीजे में उसका ब्लड सक करेगी, और ब्लड जब वो सक करेगी तो खून के अंदर अपने मुंह से क्या चीज़ इंसान के अंदर दाखिल कर देगी? स्पोरोजोइट्स। तो ये स्पोरोजोइट्स ब्लड आरबीसीज में जाके, ये देखें, ये स्पोरोजोइट्स लिवर तक चले गए, स्टेज 2 लिवर में होगी। स्पोरोजोइट्स चेंज हो जाएंगे मीरोजोइट्स में, यानी लिवर में जाके स्पोरोजोइट्स एक और तरह के स्पोर्स में चेंज हो जाएंगे जिसका नाम है मीरोजोइट्स। तो मीरोजोइट्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स पे इन्फेक्शन करते हैं। इस तरह से आरबीसीज के अंदर जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा मीरोजोइट्स का, तो आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इस तरह से ये सेक्सुअल साइकिल कंटिन्यू रहेगा। प्लाज्मोडियम फर्स्ट एंटर्स लिवर सेल एंड देन रेड ब्लड सेल्स वेयर इट मल्टीप्लाइज व्हेन ईच इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट, फटेगा, मैनी न्यूज पैरासाइट्स आर रिलीज्ड। इस तरह से मीरोजोइट्स आरबीसीज पे इन्फेक्शन करते चले जाएंगे और आरबीसीज फटते चले जाएंगे। इस तरह से ये सेक्सुअल साइकिल इनका कंप्लीट हो जाएगा। द रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। जब मुसलसल मीरोजोइट्स आरबीसीज पे अटैक कर रहे होते हैं और आरबीसीज फट रहे होते हैं, तो इस दौरान मलेरिया की अलामात इंसान पे जाहिर हो जाती हैं। द simultaneous bursting of million of red blood cell causes symptoms of malaria. साइमल्टेनियस मीन सडन। जब आरबीसीज मुसलसल फट रहे होते हैं मीरोजोइट्स के इन्फेक्शन की वजह से और उनके फटने से मीरोजोइट्स या पैरासाइट्स रिलीज हो रहे होते हैं, तो इस दौरान इंसान को मलेरिया की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ आप सिम्टम्स ऑफ मलेरिया हेडिंग भी बना सकते हैं। तो पहली अलामत क्या है? चिल। मलेरिया होने की पहली अलामत के पेशेंट को सर्दी महसूस होगी बहुत ज़्यादा, फॉलोड बाय हाई फीवर, इसके बाद इसको बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा। नेक्स्ट, काज्ड बाय टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर रिलीज्ड एंड इफेक्ट अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी।
बुखार उसको क्यों होगा? क्योंकि जब मीरोजोइट्स आरबीसीज पे इन्फेक्शन कर रहे होते हैं और आरबीसीज फट रहे होते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान को सर्दी भी लगती है और तेज़ बुखार होता है। तो ये 2 अलामात आपकी बुक में दी गई हैं मलेरिया की। नेक्स्ट क्या होता है, इसी दौरान कुछ मीरोजोइट्स गेमेटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं, वो एसेक्सुअल साइकिल। अब ये सेक्सुअल साइकिल में कुछ मीरोजोइट्स गेमेटोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे। गेमेटोसाइट्स इंसान के खून के अंदर रहेंगे और जब कोई और मच्छर, ये देखें, इंसान को काटेगी, किसी ऐसे इंसान को काटेगी जो कि मलेरिया का पेशेंट है, तो जब वो इंसान मलेरिया के पेशेंट के खून को सक करेगी तो खून से गेमेटोसाइट्स मच्छर अपनी बॉडी में ले जाएगा। ये देखें स्टेज 3, गेमेटोसाइट्स आर इंजेस्टेड बाय मॉस्किटो। इंजेस्ट मीन इनटेक, खा रही है। ये जब ब्लड को सक करेगी, मलेरिया के पेशेंट पे मच्छर ने काटा और मच्छर जब काटेगा तो मलेरिया के पेशेंट से ब्लड से क्या चीज़ अंदर जाएगी? गेमेटोसाइट। ये गेमेटोसाइट मच्छर की बॉडी में जाके गेमेटोसाइट गेमीट से रिलेटेड यानी सेक्स से सेल से रिलेटेड एग और स्पर्म में चेंज हो जाएंगे। एग और स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन के दौरान मिलेंगे तो इस जाइगोट बनेगा ये मलेरिया की बॉडी के अंदर, और जाइगोट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोजोइट्स में, और ये स्पोरोजोइट्स जो मच्छर है उसके सलाइवा में चला जाएगा। यही वजह है कि जब ऐसी इनोफिलीज मॉस्किटो जिसकी बॉडी में स्पोरोजोइट्स बने हुए हैं, जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी तो हेल्दी पर्सन के ब्लड में स्पोरोजोइट्स डाल देगी। इस तरह से स्पोरोजोइट्स मच्छर से इंसान में और इंसान से गेमेटोसाइट दोबारा मच्छर में चले जाते हैं, और ये लाइफ साइकिल मलेरियल पैरासाइट या प्लाज्मोडियम का कंप्लीट हो जाता है। ये डिफरेंट स्टेजेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, इसको अच्छी तरह से देख लें। नेक्स्ट टॉपिक है एलजी। एलजी जो है ये सेकंड ग्रुप है प्रोटिस्टा का, और इसमें आ जाते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। सबसे पहले हेडिंग बनाएं इंट्रोडक्शन। तो एलजी सिंगुलर एल्गा। एलजी जो है ये वर्ड प्लूरल है, जबकि सिंगुलर इसका फॉर्म एल्गा है। आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये जो प्रोटिस्ट हैं ये फोटोसिंथेटिक हैं, इट मीन्स कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। कैरिंग अबाउट प्रोबेबली 50 to 60% of all the photosynthesis on earth. Plants account for most of the rest. यानी 50 to 60% जो ज़मीन पे होने वाली फोटोसिंथेसिस है वो एलजी करती है। आगे हेडिंग बनाए डिफरेंस बिटवीन एलजी एंड प्लांट्स। तो पौधों में और एलजी में क्या फ़र्क है? एलजी डिफर फ्रॉम प्लांट्स इन देयर सेक्स ऑर्गन्स विच आर यूनिसेलुलर। एलजी और प्लांट्स में फ़र्क, पहला फ़र्क ये है कि एलजी के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर यूनिसेलुलर, जबकि प्लांट्स के मल्टी सेलुलर होंगे। एंड द जाइगोट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट बॉडी। एलजी का जो जाइगोट है ये वेल प्रोटेक्टेड नहीं होता, जबकि प्लांट्स का जो जाइगोट है ये वेल प्रोटेक्टेड होता है, आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा। अ प्लांट जाइगोट ऑन द अदर हैंड grows into a multicellular embryo that is protected by parental tissue। पौधों का एक तो ये कि जो जाइगोट है या पौधों के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे, एलजी के यूनिसेलुलर होंगे। दूसरा फ़र्क ये कि जो एलजी के जाइगोट है वो पेरेंटल बॉडी के अंदर वेल प्रोटेक्टेड नहीं होता, उसकी प्रोटेक्शन नहीं होती, जबकि प्लांट्स का जो एम्ब्रियो है या जो जाइगोट है वो पेरेंटल बॉडी के अंदर या फीमेल बॉडी के अंदर वेल प्रोटेक्टेड होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 105, यहाँ हेडिंग बना लें प्लांट बॉडी। जब एलजी, जिसको कॉमन ज़ुबान में काई बोला जाता है, जो ग्रीन कलर की होती है, अमूमन पानी की टैंकियों में या नालों में, वाटर कोर्स, खालों में या जिस जगह पानी हो वहाँ ग्रो कर जाती है, काई इसको उर्दू में बोलते हैं, सब्ज़ रंग की होती है। तो प्लांट बॉडी आपने देखा कि एलजी की कोई शक्ल नहीं होती, यानी उसमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होते। इस किस्म की बॉडी को हम कहते हैं थैलस। एलजी एग्जिबिट आर रिमार्केबल रेंज ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स, सम आर यूनिसेलुलर, अदर आर फिलामेंटस। फिलामेंट्स आर कंपोज्ड आइदर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल, डिस्टिंक्ट का मतलब है नुमाया, और सिनोसाइट्स। सिनोसाइट्स में मल्टी न्यूक्लिएट, ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हों और वो दैट लैक क्रॉस वॉल, जिसके अंदर सेप्टा या क्रॉस वॉल नहीं होगी। जाहिर है जब दो सेल्स के बीच में एक दीवार बन जाएगी तो वो जो है उस दीवार को हम क्या कहेंगे? सेप्टा फॉर्मेशन। तो क्रॉस वॉल या सेप्टा नहीं होगा, इसी वजह से वो सेल जो है मल्टी न्यूक्लिएट होगा, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे।
स्टिल अदर सीवीड्स आर मल्टी सेलुलर एंड इंट्रिकेटली ब्रांच्ड। इंट्रिकेटली मीन बहुत पेचीदा तरीके से इनके अंदर ब्रांचेज होती हैं और अरेंज्ड इन लीफ लाइक एक्सटेंशन या लीफ की तरह इनकी शक्ल होती है। बॉडी विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स एंड लैक जाइलम एंड फ्लोइम इज कॉल्ड थैलस। तो जो एल्गी की प्लांट बॉडी है उसको क्या बोलेंगे? थैलस। थैलस इज अ प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम लीफ एंड दे लैक जाइलम एंड फ्लोइम। तो एल्गी की बॉडी थैलस है, इसके अंदर कोई रूट स्टेम या लीफ की डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोइम भी नहीं है, इसीलिए इसकी बॉडी को हम क्या कहेंगे? थैलस। नेक्स्ट हेडिंग बना लें पिगमेंट्स, यानी कलर इसके अंदर क्या होगा? जाहिर है हमने कहा कि तमाम एल्गी जो है ये फोटोसिंथेटिक है, यानी फोटोसिंथेसिस करती है। इट मीन्स कि इसके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट भी मौजूद होगा। तो पिगमेंट क्या होगा? जाहिर है वो या क्लोरोफिल की फॉर्म में होगा या डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे। इन एडिशन टू ग्रीन क्लोरोफिलेज, येलो एंड ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स विच आर फोटोसिंथेटिक, पिगमेंट्स आर फाउंड इन ऑल एल्गी. Other algal phyla possess a variety of other pigments such as xanthophyll and फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन जो है ये रेड पिगमेंट है, यानी एल्गी के अंदर डिफरेंट कलर्स की एल्गी होती है तो इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट होते हैं। दैट आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। क्लासिफिकेशन इनटू फाइला इज लार्जली बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट कंपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि एल्गी की जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड करती है इनके कलर की बेस पे, इनके पिगमेंट की बेस पे, लिहाजा पिगमेंट का जो नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गल क्लासिफिकेशन के नतीजे में। नेक्स्ट, एल्गल लाइफ साइकिल, ये हेडिंग बना लें। तो एल्गी के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स या मुख्तलिफ ग्रुप्स की एल्गी मुख्तलिफ तरह से रिप्रोड्यूस करेगी। एल्गल लाइफ साइकिल शो एक्सट्रीम वेरिएशन बट ऑल एल्गी एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ द फाइलम रूडोफाइटा। रूडोफाइटा से मुराद है रेड एल्गी हैव फॉर्म्स विद फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल इन एट लीस्ट वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स में रिप्रोडक्शन का तरीका भी मुख्तलिफ है। आगे हेडिंग बनाएं हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है प्लेस टू लिव, मस्कन, वो जगह जहाँ एल्गी रहेगी। जाहिर है एल्गी जो है वो पानी में होती है तो ऑल एल्गी आर इक्वेटिक, ऑलमोस्ट ऑल एल्गी आर इक्वेटिक, आबी है यानी पानी में रहेगी। व्हेन एक्टिवली ग्रोइंग एल्गी आर रिस्ट्रिक्टेड टू डैम्प और वेट इन्वायरमेंट। डैम्प का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड मीन महदूद होगी, डैम्प नमी वाली जगह पे या गीली जगहों पे, सच एज द ओशन, फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक एंड स्ट्रीम्स, नहरों में, दरियाओं में, खालों में यहाँ होगी। हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मों में भी। पोलर आइस, जो कुतबैन के इलाके हैं वहाँ भी होगी। मॉइस्ट सॉइल, गीली ज़मीन पे। ट्रीज एंड रॉक्स, तो इन जगहों पे एल्गी मौजूद होगी।